बनाए, फिर हमने उनके ऊपर प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग करने के बाद वेरिएबल्स बनाए, फिर वेरिएबल्स की बेसिस पे हमने जो है एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया जिसे हम कहते हैं रिसर्च फ्रेमवर्क, and then we have defined the relationship among the variables and then we have moved towards the hypothesis. तो हम तकरीबन 3-4 स्टेप्स जो है वो करके यहाँ तक पहुंचे। अब जब हाइपोथेसिस बन जाते हैं ना, हाइपोथेसिस के बाद बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का मेथड बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बेसिक में बस यही होता है कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं जो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें से रिलेशनशिप्स को लेके, वेरिएबल्स को लेके हम अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। लेकिन बेसिक जो अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है कि हम हाइपोथेसिस तक लेके जाते हैं एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द सेम प्रोसेस। तो दोनों में जो है हाइपोथेसिस के बाद जो है सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो आज हम बेसिक देखेंगे रिसर्च, बेसिक रिसर्च के बारे में। ठीक है, बेसिक रिसर्च के ही कंपोनेंट्स हम देखेंगे क्योंकि हाइपोथेसिस के बाद जो है दोनों रिसर्चेस जो है वो सेम होती हैं। स्टार्टिंग हमने अप्लाइड रिसर्च से इसलिए किया था ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रिसर्च जो है वो सिर्फ बेसिक नहीं होती। ठीक है, तो अप्लाइड भी होती है और हम अगर चाहे मास्टर्स लेवल पर भी हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। बाकी हाइपोथेसिस के बाद वाला जो मेथड है सारा वो तकरीबन दोनों में सेम ही है। सो अभी हम एक रिसर्च पेपर देखते हैं, मैं साथ आपको दिखाती हूँ कि इसमें ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, सो हेयर इज द रिसर्च पेपर। ठीक है, अब रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स हमने अपने पास नोट डाउन करने हैं आप लोगों ने। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि डेटा आपने जो लिटरेचर रिव्यू करना होता है ना वो रिसर्च पेपर से ही करना होता है या एग्जिस्टिंग रिपोर्ट से या थीसिस से। तो जो हमने चीज़ें उसमें लिटरेचर रिव्यू में पढ़ी थी, आपको याद होगा कि हमने मुख्तलिफ सोर्सेस का उधर नाम पढ़ा था कि मुख्तलिफ सोर्सेस से हम अपने लिटरेचर रिव्यू में कंटेंट ऐड करते हैं। तो वो सोर्सेज जो है मेजोरिटी केस में रिसर्च पेपर की फॉर्म में होते हैं या पब्लिश थीसिस की फॉर्म में होते हैं या रिपोर्ट्स की फॉर्म में होते हैं। तो हर रिसर्च पेपर में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में एक टाइटल होता है, तो ये अपने पास नोट करते रहे कि रिसर्च पेपर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे पहले तो जो एक टाइटल मौजूद होता है उसका, एंड देन उसके बाद जो है उसके जो ऑथर्स हैं कंट्रीब्यूशन वाइज, लाइक जो फर्स्ट ऑथर है फॉर एग्जांपल इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, सेकंड वाले हैं इनका उससे कम एंड थर्ड वाले जो है उससे कम। तो डिपेंड करता है कि लीड ऑथर वो है जो फर्स्ट पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन वाइज ऑथर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, समटाइम्स ये भी होता है कि कोई दूसरा या तीसरा ऑथर सिर्फ आप पेपर को रीड करके दे रहा होता है, यानी रीड इन द सेंस प्रूफ रीड जो होता है, प्रूफ रीड करके दे रहा होता है, तो उस केस में तब भी जो है ना उसको हम एज ए ऑथर ट्रीट कर लेते हैं। समटाइम्स कोई एक डाटा एनालिसिस का पोर्शन है तो वो कोई खास टेक्निक उसमें अप्लाई की गई है तो दैट इज नॉट feasible for the lead author to conduct that portion, so he or she will hire a person or he or she will have a contact with another researcher who has certain expertise in that area, so he or she will use that person for their you can say कि इस पोर्शन के लिए। सिमिलरली इसके बाद अगर हम मूव करें तो एक एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हमने लास्ट टाइम भी देखा था और हमने एब्स्ट्रैक्ट मुख्तलिफ आर्टिकल्स की देख के उनमें से वेरिएबल्स भी चूज करके पुट इन किए अपने असाइनमेंट में, हमने इस वीक में सबमिट किया। तो उसमें हमने यही चीज़ फाइंड की थी कि हमने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा था और एब्स्ट्रैक्ट में से ही कोशिश की थी वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करने की। सो एब्स्ट्रैक्ट जो है फर्स्ट समझे कि एब्स्ट्रैक्ट जो है ना ये एक चैप्टर नहीं होता किसी भी रिसर्च आर्टिकल का, थीसिस का या रिपोर्ट का, ये बेसिकली एक समरी होती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी दैट शोज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द होल रिसर्च। ठीक है, इट इज लाइक अ समरी दैट शोज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द होल रिसर्च। तो पूरी रिसर्च का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो है ये शो करती है। जी उज़ैर, आई एम सेइंग कि abstract is basically a type of summary that is used in a research paper in which we have a brief overview of the whole research. ठीक है,
सो पूरी आगे पेपर के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंटेड है उस सब का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू होता है, एक कंसाइज फॉर्म में, एक सक्सेंट फॉर्म में, एक जो है उसका ओवरव्यू होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस रिसर्च स्टडी के अंदर है क्या। ये बेसिकली रीडर के लिए बनाया जाता है ताकि रीडर जो है वो ये फाइंड कर ले कि इसके अंदर जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, या ये जो रिसर्च पेपर मेरे सामने आया है ये मेरे डोमेन का है भी कि नहीं, इसमें क्या वो चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है या नहीं। समटाइम्स ऐसे होता है कि टाइटल से चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो रही होती, ठीक है, तो उनको फिर करने के लिए हम मेजोरिटी केसेस में यही मेथड यूज करते हैं कि वी स्ट्रेट अवे गो टू द एब्स्ट्रैक्ट, we read the abstract and we see whether the things are according to the demand of our study. If the things are not according to the demand of the our study, then we do not use that paper in our literature review. So उस केस में हम लिटरेचर रिव्यू के अंदर अपना पेपर ये वाला इस्तेमाल नहीं करते जो हमारी स्टडी से रिलेटेड ही ना हो। सो एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली हर रिसर्च पेपर के हर पोर्शन का कुछ ना कुछ जो है ना एक रिफ्लेक्शन मौजूद होता है, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्ट के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड से मुराद ये होती है कि इन जो भी 3 4 5 हमने वेरिएबल्स लिए हैं ना अपनी रिसर्च के अंदर, उनको बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड्स की सूरत में हम जो है पुट इन कर देते हैं। रीजन इसका ये होता है कि ये जब जो पब्लिशर होता है ना, जो भी आपके आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, तो वो इन्हीं नेम्स के साथ जो है ना आपके आर्टिकल को सर्चेबल बनाते हैं, ठीक है, ताकि सर्च इंजन जब भी ये वर्ड सर्च करे तो ऑटोमेटिकली दिस पेपर शुड बी ओपन देयर, so in that case your research would be useful. Okay, abstract के बाद जो एक portion होता है that is abstract के बाद straight away we start with the introduction, ठीक है ना, जिसे हम thesis या research report के अंदर chapter number 1 कहते हैं। So you please note down with you chapter number 1 as introduction, but in research paper we do not use the name of the chapters. Sometimes we use just the title, or you can say the heading of introduction. Sometimes we skip that heading also. But in thesis or research report, we mention the name of the chapter, like chapter number 1 introduction, ऐसे करके लिखते हैं। So introduction का portion होता है, और देन सेकंड जिसे हम कहेंगे चैप्टर नंबर 2, या फिर सेकंड हेडिंग हमारी जो है रिसर्च पेपर के अंदर चैप्टर का वर्ड नहीं यूज होता, तो दैट इज लिटरेचर रिव्यू। अब फिर हम इसका वन बाय वन एक एक पोर्शन का देखेंगे किसमें होता है, सो दैट यू कैन बी एबल टू राइट लिटरेचर रिव्यू अकॉर्डिंग टू डिमांड। यू वुड नो दैट विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू बी पुट इन हियर। आवाज तो मेरी आ रही है, सारे बड़े खामोश हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे आज। यस मैम आ रही है। जी मैम मैम ये एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने इंट्रोडक्शन का बताया है, इसमें जस्ट हमने इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, अगर हेडिंग्स भी ना दें उसके एब्स्ट्रैक्ट के बाद डायरेक्ट हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इसमें हाँ कुछ सना, भी मैं उसकी जरूरत नहीं है। जी जी मैं ये बता रही थी अभी यहाँ पे कि रिसर्च पेपर के अंदर ना यूजुअली इंट्रोडक्शन का वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने जो फाइल खोली थी ना रिसर्च पेपर्स की, सो इसमें अगर मैं ये एक और रिसर्च पेपर खोलूँ ना, तो इसमें शायद दिया वो होगा, ये देखें इसमें नाम लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन का। ये सबमिशन फाइल है, पब्लिश्ड नहीं है। ये कौन सी, ये मेरा ही कोई पेपर है। तो अब देखिए इसमें इंट्रोडक्शन का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो समटाइम्स नहीं भी होता, जिस तरह अब ये वाला रिसर्च पेपर जो मैंने आपको दिखाया है ना, तो यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट एंड हुआ कीवर्ड्स के बाद, ऑटोमेटिकली इट इज नोन दैट नाउ फ्रॉम द वर्ड कन्वेंशनली इट इज स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन का वर्ड लिख दें तो बेहतर होता है, ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आगे चैप्टर्स के नाम पर लिखने पड़ते हैं, लाइक लिटरेचर रिव्यू और बाकी जो पोर्शन है उनके लिखने पड़ते हैं। ठीक है मैम। Okay, so after introduction, we have to move towards the next section, or the next chapter, you can say thesis, report,
वगैरह में इसको चैप्टर ही कहेंगे, लेकिन आर्टिकल के अंदर, रिसर्च पेपर के अंदर हम जो है उज़ैर, मैं इसका बाद में आंसर करती हूँ। आप प्लीज़ वॉइस नोट यूज़ किया करें, बिकॉज साथ मुश्किल होता है मैसेजेस को रीड करके और फिर उसको रिस्पॉन्स करना। ओके, लिटरेचर रिव्यू का फिर जो है इसे चैप्टर नंबर 2 भी कहा जाता है, एंड रिसर्च पेपर के अंदर जो है ना ये लिटरेचर रिव्यू के नाम से होता है। अब इनमें चैप्टर नंबर जो 3rd हमारा सेक्शन होता है, चैप्टर 3 भी उसको कह सकते हैं। सो दैट इज नॉन एज रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, सिंपली इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी या सिर्फ मेथोडोलॉजी का वर्ड भी यूज किया जाता है, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर थीसिस रिपोर्ट वगैरह है तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़। अगर आर्टिकल है तो उसमें चैप्टर का नाम नहीं होगा, सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब हर एक सेक्शन का फिर हम देखेंगे भी उसमें होता क्या है। ठीक है, देन 4th हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। आप अपने पास नोट कर लें, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। सो कुछ लोग उसको डाटा एनालिसिस लिख देते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं रिसर्च एनालिसिस, और क्या करते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो इसमें नहीं प्रेजेंट करते, रिजल्ट्स आगे ले जाते हैं। सो 5th जो रिजल्ट्स एंड एनालिसिस के बाद एक पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं डिस्कशन। डिस्कशन ये 5th चैप्टर नहीं है, ये 4th चैप्टर के साथ ही जो है ना अटैच किया जाता है। एनालिसिस एंड रिजल्ट्स के बाद जो है डिस्कशन, जाहिर है जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी डिस्कशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एंड जो हमारा 5th पोर्शन होता है ना वो होता है कंक्लूजन। यू कैन सी हेयर कंक्लूजन का वर्ड लिखा हुआ है। सो कंक्लूजन में रिजल्ट के तौर पर जो है हम एक एंड ऑफ द स्टडी बताते हैं, एंड इसी कंक्लूजन का एक पार्ट होता है इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी। तो बस नोट करते रहें, ये ऑल्टरनेटिव ऑफ वर्ड्स हैं, किसी एक रिसर्च पेपर में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, उसमें समटाइम्स मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, देन शायद थ्योरेटिकल भी दी होंगी, इन्होंने नहीं दी हुई। सो रिसर्च इम्प्लीकेशंस, और उसमें आप लिख लें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो रिसर्च इम्प्लीकेशंस कंटेन्स थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। अब मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस जो है ना ये बेसिकली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, और थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि थ्योरी में या बॉडी ऑफ नॉलेज में किस तरह से हमारी जो है ना रिसर्च कंट्रीब्यूट कर रही है, वहाँ पे क्या कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। देन इसी में लास्ट में हम एक चीज़ देखते हैं, स्टडी लिमिटेशंस। इसको रिसर्च लिमिटेशंस भी कहते हैं, स्टडी लिमिटेशंस। It can be called as study limitations, limitations of the research, future directions। समटाइम्स सिर्फ लिमिटेशन भी प्रेजेंट कर देते हैं, समटाइम्स इसके साथ लिमिटेशंस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। ठीक है, या समटाइम्स फ्यूचर डायरेक्शंस के अलावा लिखा जाता है फ्यूचर रिसर्च, या लिखा जाता है जो लास्ट पोर्शन है, जो 5th के बाद कंक्लूजन के बाद जो लास्ट पोर्शन होता है वो हमारा चैप्टर तो नहीं होता, लेकिन उसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है एक पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर है, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंसेस। In book or in thesis it is also known as bibliography, but most commonly majority cases में we have to write as references। so इसके अंदर हम तमाम उन sources को cite करते हैं या नोट डाउन करते हैं जिनको हमने अपनी स्टडी के अंदर अप्लाई किया हुआ होता है। सो आई गेस कि ये 5 जो हमने इसके सेक्शंस देखे वो सबको याद हो गए होंगे अभी तक नाम। इंट्रोडक्शन,
ब्रीफली याद कर लें, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। सो हम ब्रीफली जो है एक एक पोर्शन को देखते हैं कि एक एक पोर्शन में क्या इंक्लूडेड होता है। आवाज तो मेरी आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। यस मैम। ओके, सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें। इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम क्या चीजें, क्या लिखा हुआ होता है उसमें, और हम अगर अपना लिखेंगे जब भी इंट्रोडक्शन, तो हम उसमें कौन कौन सी चीजें लिखेंगे। अब नेक्स्ट मैं लिटरेचर के बारे में बताऊंगी, तो फिर आपको लिटरेचर भी लिखना आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन 2 जो असाइनमेंट का है मिड का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जो है ना, देयर आर बेसिकली 5 थीम्स। देयर आर बेसिकली 5 थीम्स इन an introduction of the research paper or a research report। ये बेसिकली एक रिसर्च रिपोर्ट ही होती है, रिसर्च पेपर, क्योंकि आप रिसर्च करने के बाद इसको वर्ड्स में जो है ना रिपोर्ट कर देते हैं। So basically it is a research report as well. Introduction section contains 5 themes. So theme number 1 is about significance, importance or value of significance, importance or value of studying and researching your variable of interest। ठीक है, तो थीम नंबर 1 का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में जो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, उसमें हम सबसे पहले सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या फिर वैल्यू बताते हैं ऑफ स्टडिंग एंड रिसर्चिंग योर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग, वी आर राइटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने से ही हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मीटिंग भी लेस देन 1 रह गई है। टीम्स में भी क्लास हो सकती है, लेकिन उसमें ये लिमिटेशन है कि उसमें स्क्रीन शेयर बार बार हट जाता है, पता नहीं क्या इशू है। सुमेरा, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें हम लिख देते हैं कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो है ना, इट इज द हार्ट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Without the respective performance from the employees, organizational performance would not be able to realize। So हम ऐसे लिख कर देते हैं क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी नहीं होगी। तो हम इसको थोड़ा सा लिंक करके अपने वेरिएबल्स को लॉन्च करते हैं। देन द सेकंड थीम में हम क्या लिखते हैं? थीम का हरगिज मतलब यहाँ पे हेडिंग नहीं है। थीम का मतलब ये है कि आप किस तरह से उसको लिख के लाते हैं, ताकि जो आपके प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज है ना, वो एक सीक्वेंस के अंदर हो। ये एमफिल के स्टूडेंट्स के पास भी शायद ये वाला रिकॉर्ड ना हो, ये लिखने वाला। ये सिर्फ मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि इसको किस तरह से स्ट्रक्चर करके लेके जाते हैं। आफ्टर हैविंग पब्लिकेशंस ऑफ लाइक 10-12 पब्लिकेशंस मेरी हैं, एंड आई हैव सीन कि इसी तरह से जो है ना रिसर्चर्स को लिखते हैं। सो सेकंड थीम इज व्हाट ऑलरेडी हैज बीन डन with regard to what already has been done with regard to that center variable। ठीक है, तो इस थीम के अंदर जो है हम क्या लिखते हैं कि पहले से क्या इसके ऊपर हो चुका है काम, क्या क्या अवेलेबल है लिटरेचर में। जिस तरह हमने लिटरेचर रिव्यू का वो एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारी स्टडी से मुतलिक जो है किस तरह की चीज़ें जो है ना वो लिटरेचर में मौजूद हैं, किस तरह का ये उसमें मॉडल्स यूज़ हुए हैं, किस
तरह की इसमें थ्योरी यूज हुई है, तो उन सब को जो है हम करते रहते हैं। यहाँ पर ब्रीफली जो है ना उनका ओवरव्यू देते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली ये है कि हम अब इसका आप सोच रहे होंगे कि वो तो बहुत सारी होंगी, बहुत सारे मॉडल्स होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी रिसर्च के साथ रिलेटेड कौन सी चीज है, ठीक है। अगर वो आपसे रिसर्च से रिलेटेड है तो फिर आप उसको लिखेंगे। थीसिस है उसमें तो बहुत लंबा हम लिखते हैं, बहुत लंबा इन द सेंस कि हम लिटरेचर रिव्यू किसी एक वेरिएबल का हम 7, 8 या 20 पेजेस पे भी चला जाता है। तो थीसिस का तकरीबन 1/3 जो है वो लिटरेचर हो जाता है हमारा। यानी अगर 100 सफ़ों का अगर थीसिस है तो 30 से 35 या 40 सफ़ों का तो लिटरेचर रिव्यू होगा। इसी तरह रिसर्च पेपर के अंदर भी अगर आप देखें नंबर ऑफ वर्ड्स अगर 6,000 से 7,000 वर्ड्स होते हैं, तो उसमें जो है ना तकरीबन 2,000 वर्ड्स के अराउंड 1,800-2,000 वर्ड्स के अराउंड लिटरेचर रिव्यू होता है। सो ये आपने अपने पास नोट डाउन करना है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ से मुराद ये है कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता है। अब ये रिसर्चर की आर्ट होती है कि वो इतने सारे डेटा में से जो अवेलेबल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिसेंट भी है और अच्छी जगह पब्लिश्ड है। अच्छी जगह पब्लिश मीन्स कि जो टॉप रेटेड जर्नल्स होते हैं उनमें पब्लिश है, तो आप उसको यूज़ करें। जो पुराने जो है कंटेंट है जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं रिसर्च पेपर्स लाइक 20-20 30-30 साल पुराने, तो उनमें से वो कंटेंट आप ना लिखें जो जदीद पेपरों में मौजूद है। सो इस तरह से करके आप जो है सिलेक्ट एंड ओमिट कर करके आप पहुंचते हैं इस पॉइंट पे कि आप एक कंसाइज सा जो है वो पोर्शन लिख सकें। सो व्हाट ऑलरेडी हैज बीन डन, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है पूरा, तो इंट्रोडक्शन के अंदर उसका बहुत छोटा सा रिफ्लेक्शन देना होता है। मींस कि अगर आप इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स की बात करें तो एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो इस पर मबनी होता है जिसमें लिखा होता है कि व्हाट ऑलरेडी हैज बीन डन। ओके, come towards the third theme of the introduction section. That is about what is missing. What is missing or what has not been done what has missing and what has not been done। तो कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो मिसिंग है लिटरेचर के अंदर भी, वो उस पर आज तक किसी ने भी काम नहीं किया, किसी का भी उस पर जो है ना वो ध्यान नहीं गया। सो इट वुड बी नोन एज गैप, साथ लिख लें, इट वुड बी नोन एज रिसर्च गैप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। ज़ाहिर है प्रॉब्लम तभी है कि नई चीज़ है। अगर ऑलरेडी किसी ने इस पे काम किया होता, ऑलरेडी किसी ने इसका सोल्यूशन प्रेजेंट किया होता, सो इन दैट केस हम इसको कभी भी रिसर्च प्रॉब्लम ना कहते। हम ये कहते कि ऑलरेडी एक सिनेरियो है जिसका ऑलरेडी हल मौजूद है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी को हम रिसर्च गैप भी कह देते हैं और प्रॉब्लम भी कह देते हैं कि ये जो है ना आज तक इट इज़ मिसिंग। ओके, कम टुवर्ड्स द फोर्थ थीम। फोर्थ थीम में क्या लिखेंगे आप? आवाज तो मेरी आ रही है ना सना एंड ऑल? जी यस मैम मैम, आ रही है। यस मैम। जी मैम आ रही है आवाज। जी अगर ना आए तो काइंडली बताइएगा, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं और लिटरेचर रिव्यू वगैरह करने के बाद हम ये फाइंड करते हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो जब हम रिपोर्ट में पुट करते हैं ना तो हम एक सिनेरियो बना के लेके जाते हैं। हम बेसिकली अपनी की हुई रिसर्च की एक कहानी लिख रहे होते हैं, ठीक है। ऑल्दो कि हम
एब्स्ट्रैक्ट में भी ये बता चुके होते हैं। यू आर वेरी राइट कि हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है वो, और फिर हम एब्स्ट्रैक्ट में बता चुके होते हैं, टाइटल में बता चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ स्टोरी बिल्ड करके लेके जा रहे होते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि हम इस रिसर्च में क्या करने जा रहे हैं, क्यों किए है ये रिसर्च, क्या रीजन थी। तो हम इसलिए गैप देकर कि गैप ये था और ये पहले हो चुका था, तो अब जो है हम ये कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। असल में जो रिसर्च स्टार्ट यू कैन से कि जो एक जहाँ से हम नोवेल्टी स्टार्ट होती है ना, वो होता है थ्रेट फ्रेमवर्क से, हाइपोथेसिस से। वहां से ऑनवर्ड्स आपका अपना जो है ना वो काम स्टार्ट हो जाता है। उससे बैक पे हम सारा डेटा हमने प्रीवियस स्टडीज की उसके ऊपर जो है नॉलेज पे बिल्ड किया होता है। आई गेस कासिम आपको आंसर मिल गया होगा। Okay, fourth theme is about the importance and value of filling that gap or solving that problem. अब हमें गैप मिला हुआ है रिसर्च के अंदर कि ये चीज मिसिंग है। अब अगर हम एब्रप्टली करें, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप प्रिलिमिनरी डेटा से करें, तो आपने क्या किया, आपने रफली जाके ऑर्गेनाइजेशन देखी या आपका अपना एक्सपीरियंस था, उसकी बेस पे प्रिलिमिनरी डाटा लिया। प्रिलिमिनरी डाटा की बेस के ऊपर आपने जो है वेरिएबल्स जो है बना लिए कि आपने कहा कि जी इन पे अभी तक कोई फोकस नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, या ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। तो वो उस वक्त आपके लिए नया है। लेकिन जब आपने मेरे लिए रिपोर्ट लिखी है, तो आपने पीछे से सिनेरियो लिख के लाया है और उसमें आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस चीज के ऊपर फोकस नहीं हुआ वो। तो ऑलरेडी ऑल्दो कि आप वो सिलेक्ट कर चुके हैं उस प्रॉब्लम को, बट मुझे रिपोर्ट करने के लिए इट इज नेसेसरी टू रिकॉल द स्टोरी अगेन। सो कासिम, यहाँ पे वो सिचुएशन है कि हमने स्टोरी को ना पुट करना है पेपर के ऊपर कि ये इस तरह से हमने इस मॉडल तक हम पहुंचे। ओके मैम काइंडली रिपीट कीजिएगा पॉइंट नंबर 4 इसका, थीम नंबर 4। इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ filling filling the gap or utility of solving this problem। फायदा क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ फिलिंग द गैप और यूटिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या फायदा, क्यों ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करे, क्या फायदा होना है उसको, ये नेक्स्ट उसमें थीम होगा। थीम से मुराद है किस तरह से आप लिख कर लेके जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे सबसे पहले ये लिख देंगे मेरा वेरिएबल ये है, नहीं, हम स्टार्टिंग से इस तरह से लाते हैं कि एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो फोर्थ थीम में आप लिखते हैं कि मेरी इस रिसर्च का क्या पर्पज है, पर्पज ऑफ योर स्टडी, योर ऑब्जेक्टिव्स एंड योर क्वेश्चंस। यहाँ पर ही बेसिकली प्रॉब्लम स्टेट वुड बी। काइंडली रिपीट कीजिएगा। In fifth theme, we write about the purpose of your study, your objectives, and your questions। ये 5 मिनट जरा आने हो जाए फिर मैं रिज्यूम करती हूँ। ओके, सो फिफ्थ थीम के अंदर वी हैव बीन राइटिंग अबाउट द पर्पस ऑफ योर स्टडी। ठीक है, तो 5 थीम्स में हमने अपने इंट्रोडक्शन को लिखना होता है। अब यहाँ पर आकर रीडर के लिए जो है ना ये कन्वीनियंट हो जाता है कि भाई इस रिसर्च को करने का क्या मकसद है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, पहले से ये काम हो चुके हैं, ये नया काम है, और रिसर्चर जो है इसको वैल्यूएबल समझ रहा है, और इसको करने का ये यूटिलिटी है, ये फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को, और पर्पस ये है स्टडी का जो भी हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू की आप हेडिंग दें।
ओके, लिटरेचर रिव्यू के जितने भी पोर्शंस हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दैट आर्टिकल, जो ऑलरेडी मोलिम पे भी है और हमने क्लास में उसको थॉरली देखा था। तो आप जो है ना लिटरेचर रिव्यू के सारे पोर्शंस वहां से भी देखेंगे। सेकंड, मैं ब्रीफली अभी आपको यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ कि हम उसमें क्या नोट डाउन करेंगे। ओके, लिटरेचर रिव्यू में हम सबसे पहले नोट डाउन करें, क्या लिखेंगे। ये एक शॉर्ट मेथड है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, लेकिन जो उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था आर्टिकल में उसको भी आप साथ लेके चलेंगे तो फिर आप जो है एक इफेक्टिव लिख सकेंगे। ओके, लिटरेचर व्यू बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर हेडिंग्स नहीं होती, ठीक है। लिटरेचर व्यू के अंदर जो है हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई एक पेपर खोलूं तो लाइक ये पेपर नजर आ रहा है आपको, ये भी वर्ड की फॉर्म में है, ये सबमिटेड फॉर्म में है। तो इसके लिटरेचर पे हम जाते हैं। यहाँ पे देखें लिटरेचर रिव्यू की जगह एक डिफरेंट नेम यूज किया हुआ है इसका हमने, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मैम शो लिटरेचर नहीं रिव्यू हो का एक शो नहीं हो रही। नहीं हो रहा ये। अच्छा, मैं रीशेयर करती हूँ जी, अब हो रहा है। यस मैम अभी हो रहा ओके, हो रहा है। जी मैम हो रहा है। ओके, तो ये एक रिसर्च पेपर अभी तो वर्ड फॉर्म में है, ये सबमिटेड वर्जन है इसलिए ऐसे लग रहा है आपको। तो इसमें देखें जो चैप्टर नंबर 2 है उसको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड हाइपोथेसिस के नाम से दिया हुआ है। तो लिटरेचर रिव्यू को थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड हाइपोथेसिस भी लिखते हैं। जो हमारे हाइपोथेसिस और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो दोनों लिटरेचर रिव्यू का पार्ट होते हैं, ये अपने पास नोट कर लें। हर लिटरेचर रिव्यू के एंड में हम हाइपोथेसिस लिखते हैं एंड देन हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाएंगे, फ्रेमवर्क सॉरी बनाते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू के अंदर हेडिंग्स मौजूद होती हैं, लाइक दो वेरिएबल्स हैं, लाइक यहाँ पर दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। सो ये दोनों जो है ना वेरिएबल्स हैं। सो इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन लिखना होता है कि इन दोनों में से कौन सा कॉज है, कौन सा इफेक्ट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से इनको हमने जो है वो आपस में स्टडी किया है, क्या इनके एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है। देन इसी के साथ इससे रेलेवेंट जो हाइपोथेसिस है वो देखें, वो नजर आ गया सामने, ठीक है। क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्रोडक्ट इनोवेशन। तो साथ साथ हमें क्लियर हो गया कि हम लिटरेचर के अंदर जब लिखेंगे उस वेरिएबल के बारे में, तो वेरिएबल्स के आपस में कॉम्बिनेशन के बारे में, तो फिर हम उनके साथ ही उनका आपस में रिलेशनशिप स्टेट करके हम ये हाइपोथेसिस लॉन्च कर देते हैं। अब रिलेशनशिप किस तरह से स्टेट किया जाता है, पहले उनकी आपस में सारी जो है केमिस्ट्री लिखने के बाद एंड में जो 2-3 लाइनें होती है ना उसमें हम ये चीज जरूर पोस्ट करते हैं, ठीक है। कि बहुत सारी स्टडीज में इनको इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए जो है ना इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर हमने ये हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट की है। तो ये लाइन जो है ना अक्सर और बेशतर जो है वो इस्तेमाल होती है। एंड देन ये मैं आपको रिसर्च पेपर का पोस्टमार्टम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इन सारे कंपोनेंट्स का पता हो। अगर ये कंपोनेंट्स नहीं पता होंगे तो आपके लिए लिटरेचर रिव्यू करना फिर बहुत मुश्किल होगा कि आप कहाँ से चीजें ढूंढेंगे और किस तरह से उसको नोट डाउन करेंगे। सो अब देखिए नेक्स्ट अगले दो वेरिएबल्स आ गए, क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी एंड क्रिएटिविटी। इनका आपस में रिलेशनशिप एग्जिबिट किया एंड देन इनका आपस में हाइपोथेसिस लिख लिया। देन थर्ड क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, और इनका फिर जो है कॉम्बिनेशन किया एंड देन इनका आपस में लिंक लिख दिया।
देन 3 वेरिएबल्स का नाम दिया हुआ है, क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। अब इसमें से एक वेरिएबल जो है ना वो मीडिएटर होगा। कोई बता सकता है कौन सा मीडिएटर होगा? जी सारे जाग रहे हैं या मेरे वाला हाल है सबका? क्रिएटिविटी मैम, क्रिएटिविटी मीडिएटर है। क्रिएटिविटी मीडिएटर है, बिल्कुल ठीक। क्रिएटिविटी जो है ना, यहाँ कॉमनली यही होता है कि जो सेंटर में लिखा जाता है उसको मीडिएटर कहते हैं। ओके गुड। अब यहाँ पे देखें एक टाइटल मिला है आपको, मॉडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल पैशन। सो मॉडरेटिंग वेरिएबल को जरा हाईलाइट कर दिए यहाँ पे कि वो ये जो है ना पैशन वाला जो है ये मॉडल देखें आप। अब मॉडल तो सबको पता है, फ्रेमवर्क सबको पता है, एरोस कहाँ कहाँ जा रहे हैं सबको पता है, मीडिएटर, मॉडरेटर, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, अब तो सबको क्लियर है ना? यस मैम। अब यहाँ पे देखें जो एंटरप्रेन्योरियल पैशन वाला वेरिएबल है वो सिर्फ क्रिएटिविटी और प्रोडक्ट इनोवेशन के लिंक को मॉडरेट कर रहे हैं। जी मॉडरेट कर रहा है, और किसी को भी मॉडरेट ये नहीं कर रहा, बाकी रिलेशनशिप्स को नहीं कर रहा, जस्ट क्रिएटिविटी और प्रोडक्ट इनोवेशन के रिलेशनशिप को। हाँ बस इंशाल्लाह आती रहेगी, बस हमारा टाइम भी हाफ एन आवर ही होगा तकरीबन, तो कंप्लीट कर लेंगे हम तब तक। ओके, लिटरेचर व्यू में जिस तरह से हमने देखा कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स का आपस में कॉम्बिनेशन एंड देन जो है उनकी बेसिस के ऊपर उनके लिंक्स को बता के, यानी उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, एंड देन हम उनकी बेसिस के ऊपर जो है उनका एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अब जो मैं आपको दिखा रही थी तो उनमें से हम एक फॉर एग्जांपल ये वाला एक देख लेते हैं जो ज़रा आपके लिए आसान हो, क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी एंड क्रिएटिविटी वाला, बल्कि क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन वाला देख लें आप। ये मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने किस तरह से वेरिएबल्स को आपस में लिखना होता है। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है मैम। यस मैम। बेटा आप जाए ना जरा, ईशा यार आप जाए ना यहाँ से और डोर क्लोज करें, चलें। मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आ रहा। मैं ओके सो कैन यू सी द स्लाइड? ये देखें, क्रिएटिव सेल्फिफिकेशन, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, ये वाला जरा कोई पढ़े पोर्शन, ये वाला कोई वॉलंटियर रीड करे। नाफला किधर है? नाफला जरा रीड करो प्लीज। यस मैम। नाफला आर यू इन द क्लास? यस मैम। आवाज आ रही है? चले जी जी आ रही है। Creativity is the valuable resources of any organization that acts as impacts to initiate innovations. Obvious innovations is there when creativity serves as a prerequisite for all innovations. It is the foremost content that fuels the whole process of the innovation and designing products. Requirements of creativity in the product development process is well understood. Research in creativity research believe that creativity is major constituents of all innovation and same for innovations, products and services. Creative ideas are the front of products innovation process, and so the creativity is linking creativity with the strategy innovations objectives is essential. Long-term ability of the firm is to competitive and enduring is widely dependent on how the firm incorporates its creative ideas in the required products. ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना 6, 5, 38 वगैरह वगैरह, ये रेफरेंसेस हैं, उन लोगों के नाम है जिन्होंने ये बातें कही हुई हैं अपने रिसर्चेस के अंदर। एंड देन यहाँ देखें, अब ये नेक्स्ट भी पढ़े,
कासिम आप रीड करें अब ये वाला पोर्शन। Research on the new products success has also identified that creative and competitive edge of the product is a major and is the essential aspect of changes in products and services, which enables for the have of competitive advantages with the concept of creativity and individual generating ideas of the innovations is the key of success. He will be a center of carrying out of novelty process. Thus, an individual creativity is very essential while studying innovation. 41, the source-based view. 42 also favors the importance of the human resources for competitive edge. Therefore, using employee to carry out creative tasks can be instrumental in innovations. Creativity is recommended to serve the intendants of innovations in the many studies. 38, however, the specific link with products innovation and particularly in R&D context is yet to be explored. Hence, the following relationship of creativity and products is the anticiped in the light of literature. ओके, थैंक यू नाफला। अब देखें दो वेरिएबल्स के बारे में जब हम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले वेरिएबल के लाइक क्रिएटिविटी पहला वेरिएबल है ना, तो पहले के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि वो है क्या, ठीक है। और ये कहा किसने, ये इस 37, अगर आप ये 37 वाले का नाम देखें ना नीचे, इसमें एंड में रेफरेंसेस में इसका नाम होगा, तो ज्यादातर नाम यूज किए जाते हैं। ये कुछ मेथाइजन ऑर्गेनाइजेशनल एंटीसीडेंट्स ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एफिकेसी, सो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, ये इस जर्नल का पेपर है। सो अब ये वाला लिंक जो है ना वहाँ पर डालना चाहिए था, ये नेम उधर होना चाहिए था, नेम विद ईयर, लेकिन ये जिस जर्नल में ये पेपर गया है तो इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज है, तो इनकी रिसर्च के लिए वो अपना फॉर्मेट देते हैं कि ये स्टाइल होना चाहिए। देखें इसमें राइटिंग स्टाइल भी ज़रा डिफरेंस है। और चलिए जब हम लिखते हैं उनके बारे में, दो वेरिएबल्स के बारे में, तो पहले फर्स्ट वाले के बारे में लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख के एंड देन उसको सेकंड वाले को उसके साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। फिर उन दोनों में से जो कॉज एंड इफेक्ट है उसको प्रूव करते हैं कि कॉज कौन सा, इफेक्ट क्या है। जैसे इस लाइन में देखें, क्रिएटिव आइडियाज आर द फ्रंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोसेस, यानी जब भी प्रोडक्ट इनोवेट होती है तो उसमें क्रिएटिव आइडियाज जो है ना वो पहले आते हैं, उससे पहले फ्रंट पे होते हैं हमेशा। तो ये इस तरह से आप उसको लिखते हैं। और ये जब आप यही जो मॉडल अभी हमने स्टडी में देखा था लास्ट में, इसको ही हम लेते हैं। कैन यू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो ये अगर हमारे पास मॉडल हो तो आपके पास टाइटल अगर दिया हो ना, तो टाइटल से आप मॉडल बना सकते हैं। लाइक इसी पेपर का अगर टाइटल देखें ना, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, अनकवरिंग द रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरियल पैशन। अब इसमें से हमें नहीं समझ आ रहा कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा मॉडरेटर है, कौन सा मीडिएटर है, लेकिन मॉडल से समझ आ रहा है। मैंने आपको मिड असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया है उसमें टाइटल से ही आपको समझ आ रहा है कि कौन सा आईवी है, कौन सा डीवी है और कौन सा मीडिएटर है। सो अब ये मॉडल है आपको दिया गया है और इससे रेलिवेंट आपको कहा गया है कि आपने जो है ना डेटा फाइंड करना है और इसका इफेक्ट फाइंड करना है। अब जिस तरह मैंने वहां पर आपको दो वेरिएबल्स दिए हैं, तो आपको कॉमन सेंस से आपको पता होता है कि इस चीज का क्या इफेक्ट होता है। लाइक क्रिएटिविटी का इफेक्ट प्रोडक्ट इनोवेशन पे, हम अगर कॉमन सेंस की बात करें तो डेफिनेटली वी नो दैट क्रिएटिविटी का जो है ना प्रोडक्ट इनोवेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा ना, जितनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी उतनी जो है ना प्रोडक्ट इनोवेशन बढ़ेगी। तो ये हमारी कॉमन सेंस के अंदर एक चीज आती है। अब हमने इससे रेलेवेंट जो है पेपर्स किस तरह निकालने हैं, जिस तरह सना ने कहा है हमने पेपर्स फाइंड किए हुए हैं, तो वेल एंड गुड। जिन लोगों ने अपने उस मॉडल के लिए किए हुए हैं उनके लिए इसके लिए फाइंड करना जरा ज्यादा इजी होगा। सो यू जस्ट हैव टू गो टू द गूगल स्कॉलर। अब आपका फर्स्ट फॉर एग्जांपल वेरिएबल है ना ये फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, तो हम क्रिएटिविटी के बारे में मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते, तो इसके लिए हम इस पे हम पेपर ढूंढने लगेंगे, तो कुछ पेपर्स निकालेंगे। लाइक 5 पेपर्स फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने जो है ना वो 5 पेपर्स जो है ना इसमें इस्तेमाल करने। लाइक मैंने क्रिएटिविटी निकाली और क्रिएटिविटी के ऊपर जो है मैंने जैसे ही गूगल स्कॉलर में सर्च किया एंड आई हैव फाउंड अ नंबर ऑफ पेपर्स। कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज?
Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो अब देखिए बहुत सारे जो है ना इसमें पेपर्स खुल गए हैं जिनके साथ जो है यहाँ पर कुछ ना आ रहा हो ना राइट पे, कर्सर तो नजर आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है, राइट पे अगर कुछ भी ना आ रहा हो ना, इट मीन्स कि ये इस ओपन नहीं होते। अगर राइट साइड पे इस तरह PDF या HTML लिखा आ रहा हो तो इट मीन्स कि ये ओपन हो जाते हैं पेपर। अब यहाँ पे देखें सबसे पहला जो है ना 1996 का एक दिया हुआ है और इनके नीचे एक ये वर्ड लिखा होता है साइटेड बाय। ये अपने पास आप नोट कर लें या इस पोर्शन से हम जो है ना इस पोर्शन से आप नोट करते रहें कि आपके लिए आसानी हो। तो इससे हम नोट करेंगे जहाँ पे साइटेड बाय लिखा होगा ना, इसका मतलब होता है कि ये रिसर्च जो है तकरीबन 1464 टाइम्स जो है यूज हो चुकी है। बाकी स्कॉलर जो है इसको अपने अपने रेफरेंसेस का पार्ट बना चुके हैं। साइट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाएं तो काफी आपको और मिलेंगी। जिस तरह अब ये है एन एनालिसिस ऑफ क्रिएटिविटी 2450, तो 1961 में ये जो है ना आई है स्टडी। इसी तरह नीचे जाएं तो 1145, 3600 एंड अब ये बुक है, बुक को आपने अवॉइड करना है, बुक ना यूज कीजिएगा। सो अब इसमें से अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो है और उसकी उस पर लिटरेचर करना है तो आप अपने पास अब नोट डाउन करें। सबसे पहले आप लिखेंगे जब भी किसी वेरिएबल के बारे में लिखेंगे ना तो उसमें सबसे पहले आप उसकी लिखेंगे इम्पोर्टेंस, 1 या 2 लाइनों में। देन नेक्स्ट 2-3 लाइनों में उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस होनी चाहिए 1-2 लाइनों में। देन 2-3 लाइनों में उसकी डेफिनेशन या फिर उससे क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है, क्या कहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी क्या है, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन हम लिखते हैं वो जो है क्रिएटिविटी से मुराद एक नोवेल्टी है, किस तरह से नोवेल्टी है, इस तरह से नोवेल्टी है, वगैरह वगैरह। तो थर्ड स्टेप पे हम इस पे लिखते हैं टाइप्स। क्या इसकी कोई टाइप्स हैं अवेलेबल, हमें नजर आई है किसी रिसर्च पेपर में? आप 5 रिसर्च पेपर ही डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे ऊपर ना कीजिएगा। सो 5 रिसर्च पेपर्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें से इजी होगा आपके लिए जो है ना डेटा फाइंड करना। आप कोशिश करें कि सिंस 2017 वाला ऑप्शन क्लिक कर लें गूगल स्कॉलर पे, ताकि आपके पास रीसेंट पेपर आ जाए। आप क्योंकि M.Com है, छोटे बच्चे हैं मेरे हवाले से, तो इसलिए जो है ना आपको हम थ्योरेटिकली नहीं कहेंगे। जी वॉइस आ रही है मेरी? जी मैम। यस मैम Yes, आ रही ma'am. है। रिसर्च में छोटे बच्चे नहीं मैम वैसे वैसे भी छोटे हैं। ओके, सो सिंस 2017 कर लें तो कुछ पेपर्स आपको खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब जो PDF मुझे इसका मिल रहा है ना, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल ओपन करती हूँ, जिसमें क्रिएटिविटी का नाम है, साथ लीडरशिप भी है और इनोवेशन भी है। तो मैं इस आर्टिकल को ओपन करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से हमने अपने मतलब का ना कैसे हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है जो हमारे रिक्वायर्ड चीज़ है। तो ये पेपर खुल गया। अब इस पेपर को हमने पढ़ते हुए लेके जाना है। अब इस तरह मैंने आपको बताया ना कि क्रिएटिविटी की सबसे पहले हमने लिखनी होती है उसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस। सो वो लिखते हैं। लाइक हम इसकी एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं जाते, हम इसकी जो है ना कंटेंट पे चले जाते हैं। अब ये देखिए जो पहली लाइन है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ड्राइव प्रोग्रेस एंड अलाउ ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका क्या मतलब है कि ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन की क्या चीज को हाईलाइट कर रहा है, इंपॉर्टेंस को। नेक्स्ट लाइन में भी यही बता रहा है, इन रिसेंट ईयर्स बोथ इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया हैव प्लेस्ड अ प्रीमियम अपॉन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड रिसर्च हैज फील्ड अगेन एंड अगेन। वो यही बात हो रही है कि रिसर्च भी जो है इसी के ऊपर फोकस कर रही है, एकेडेमिया भी जो है इसी के ऊपर फोकस कर रहा है। सो ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये सारा इसकी इंपॉर्टेंस का लिखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ से ले लें और इसको जो है ना आप अपनी जो भी आपकी वर्ड की फाइल है इसको वहां पे रखें, अपने पास पेस्ट करें वहां पे, और साथ ही इस आर्टिकल का जो है ना इस पर्सन का जो है ना रेफरेंस दे दें।
अब इसका रेफरेंस आप किस तरह से कॉपी करेंगे, ये वाला हमने खोला था, यहाँ पे अब देखें ये लीडरशिप क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये वाला आर्टिकल था। तो इस पे ये जो कॉमर्स बने हुए ना, इन्वर्टेड कॉमर्स, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो एपीए वाले को ना आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, सबको समझ आ रही है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ये इसका रेफरेंस होगा, वो जो मैंने एंड रेफरेंसेस आपको दिखाया ना, ये तो ये साथ जैसे ही आप ये वाला आर्टिकल निकालें, साथ ही इसका जो है ना रेफरेंस भी अपने पास कॉपी कर लें। और इसमें से जब आप ये वाली चीज लिखेंगे जिसमें हम आर्टिकल के साथ लिख रहे थे, सॉरी, जब आर्टिकल में से हमने जो चीज कॉपी की, उसके एंड में जो है ना आप इस रेफरेंस को पेस्ट करेंगे, जिसमें इन सारे ऑथर्स के नाम होंगे और ईयर होगा, बस। इससे ज्यादा जो है ना वो हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जिस तरह यहाँ इसी सेम पेपर के अंदर जो है आपको नजर आएगा, ये देखें इन्होंने ये नाम लिखे हुए ना, रैंक पे सेकंड नेम एंड एंड पे जो है ना वो ईयर उसमें आपने पोस्ट करना है। बस पूरी डिटेल लिखे कि अब आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें, जिस तरह इन्होंने वो चीज लिखी हुई है ऊपर, इसको अब आप अपने वर्ड्स में लिख लें। मैं आपको बहुत थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगी, इजी वाला बताऊंगी कि आपने ये रीड किया, इस पेपर से आपको ये मिला, तो जाहिर है इस पर्सन ने क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में इंपॉर्टेंस इन वर्ड्स में हाईलाइट किया। आप इसी का रेफरेंस देंगे, एंड में इस तरह से रेफरेंस डालेंगे, और स्टार्टिंग में ये वाली बात जो है ये अपने लफ्जों में लिख देंगे। क्लियर हुआ कुछ? किसी को यहाँ पे इशू है तो काइंडली पूछ लें। जी अवकाश। नो अपनी कहानी में कि जो उन्होंने बात की हुई है रेफरेंस तो उनका दें, लेकिन उनकी जो बात है उसको अपनी वर्डिंग में लिखें। जी जी ठीक है मैम, ओके। लिखें आप बिल्कुल। सो व्हाट माय मेथड इज कि मैं जब भी रिसर्च करती हूँ ना, जो सबसे आसान तरीके से करती हूँ, मतलब मैं ऐसे डॉक्यूमेंट बना लेती हूँ ना, तो अब ऐसे मैंने, आप ये मेथड फॉलो कर लेंगे तो 600 वर्ड्स आराम से लिखे जाएंगे। क्रिएटिविटी का टाइटल दे देती हूँ, और इसमें सबसे पहले ये हेडिंग्स पुट कर लेती हूँ, इम्पोर्टेंस, देन डेफिनेशन, देन टाइप्स, देन कोई इसमें थ्योरी है, फैक्टर्स, अफेक्ट इट, फैक्टर्स अफेक्टेड बाय इट। ये आपने 5 जो है ना 6 चीजें, सॉरी, ये 6 चीजें आपने लिखनी होती हैं एक वेरिएबल के नीचे कम से कम। ब्रीफली, थोड़ा थोड़ा, बहुत लंबा नहीं, लाइक इंपॉर्टेंस की भी एक लाइन, एक डेफिनेशन की लाइन, कोई इसकी टाइप्स हैं एक दो, वो कोई थ्योरी उससे रिलेटेड है वो लिख लें, और कौन सी चीजें उसको असरअंदाज करती हैं, और किन चीजों से ये असरअंदाज होती है, या किन चीजों पर ये असरअंदाज होती है। सो वो आप थोड़ा सा ब्रीफली लिख लेते हैं, मैं ये बना लेती हूँ। अब जिस आर्टिकल से रेलिवेंट मुझे इंपॉर्टेंस का पोर्शन मिलता है ना, तो मैं इंपॉर्टेंस वाले में वो पुट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पर वो कॉपी, वहां से कॉपी किया था ये वाला, ये देखे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया अपने पास। अब मैंने उसका उसका फॉर एग्जांपल रेफरेंस था हल ड्यूक एंड उस्मान, ठीक है, तो 2004 मैंने इसका रेफरेंस यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये जो बात है आप ये अपने पास नोट कर लेंगे, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसको जो है ना हम कॉपी पेस्ट करेंगे। हम ये चीज सिर्फ अपनी याददानी के लिए याद रखेंगे कि इस आर्टिकल में से हमने क्या चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी, तो वो इंपॉर्टेंट चीज हमने अपने जो जो हमारा डोमेन थी जिसमें हमने इस्तेमाल उसको करना था, वहां पे हमने उसको पुट किया, एंड देन ये सारी बात आप एक दफा पढ़ें और फिर इसको मिटा कर इसको डिलीट कर दें, और फिर इस जो भी बात आपने पढ़ी है उसको आप जो है ना अपने वर्ड्स में लिख लें। रेफरेंस भी कायम रहेगा और आपसे वो मीनिंग भी लॉस नहीं होगा, और आपके पास ये नंबर ऑफ जो है यू कैन से वर्ड्स जो है वो जमा होते रहेंगे। देन अगर सेम आर्टिकल की बात करें, तो अब यहाँ पर अगर आप इसको आगे पढ़ते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी की डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी। अगर आप पढ़ें इसको तो फर्स्ट में नहीं थी स्टार्टिंग में, चले इस पेपर में डायरेक्टली मिल गई। सो
यहाँ पे आप देखें द कॉम्प्लेक्स न्यूमरस प्रीवियस रिसर्चेज हैज यूज्ड इन दिस एंड दैट, और फिर यहाँ पे डेफिनेशन भी पुट इन की गई है। क्रिएटिव इनोवेशन एट वर्क आर द प्रोसेसेस आउटकम्स एंड सो ये वाली चीज़ आप ले जाएं जो इसने पुट की हुई है, आप इसको ले जाएं वहाँ पर पुट करें डेफिनेशन वाले सेक्शन में, और ये किसने दी थी, ये भी इसने दी थी। अब अगर आपने कोई और रिसर्च पेपर भी साथ, क्योंकि मैंने आपको कहा 5-5 पेपर पढ़ लें तीन सारे वेरिएबल्स के, तो 5-5 में से अब अगर किसी और ने भी यही बात कही है तो आप उसकी भी बात लिखें कि उसने क्रिएटिविटी को क्या कहा है, जिसने एक इंडिविजुअल माइंड के प्रोडक्ट को कहा है वगैरह वगैरह, एंड देन उसका रेफरेंस जो है ना वो जो भी है, एंड देन उसका रेफरेंस जो भी है, तो ये डेफिनेशन वाला सिस्टम कवर हो जाएगा। देन उसी पेपर में ढूंढने के इसने टाइप्स के बारे में कोई बात की हुई है, क्रिएटिविटी कितनी टाइप्स की होती है, लाइक एक इंडिविजुअल होती है एंड एक ऑर्गेनाइजेशनल होती है। तो मैंने अगर इस पेपर में पढ़ लिया वो दोनों लिखूंगी एंड उनका आगे से रेफरेंस दे दूंगी। फिर थ्योरी, अगर कोई किसी इसी पेपर के अंदर थ्योरी का नाम पड़ा है अगर, तो वो थ्योरी नोट डाउन करें कि वो थ्योरी का क्या नाम है। लाइक एक है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी, कंपोनेंशियल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो अगर किसी भी पेपर में, उन 5 पेपर में कहीं भी आपको थ्योरी का नाम मिलता है तो उस थ्योरी का थोड़ा सा लिख दें कि वो क्या है, और साथ रेफरेंस उसका लिखें जिसकी पेपर में आपने ये पढ़ा है, उसका नहीं जिसकी थ्योरी आपने ओरिजिनली, जिसने ओरिजिनली थ्योरी जो दी हुई होती है वो तकरीबन 1970s 80s इस तरह दी हुई है। अगर तो आपने जो पेपर पढ़ा है वो 2017 से ऑनवर्ड्स पढ़े हैं सारे पेपर, सो उनमें जाहिर है उनका रेफरेंस होगा, तो आपने रेफरेंस जो है ना 17 वाले के बाद वालों का देना है, ओरिजिनल थ्योरी वाले का नहीं देना। देन फैक्टर्स अफेक्टेड बाय इट। अब इस पेपर में अगर आप देखें तो इसने किस चीज पे काम किया हुआ है, लाइक इसने काम किया हुआ है क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप पर। तो आप लिखें कि लीडरशिप इज अ की प्रेडिक्टर ऑफ एम्प्लॉय टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सो आप यहाँ पे लिखें क्रिएटिविटी इज अफेक्टेड बाय, तो यहाँ पे लीडरशिप, तो क्रिएटिविटी इज अफेक्टेड बाय लीडरशिप, क्योंकि हमने अभी इस आर्टिकल में ये पढ़ा है ना, तो हमें ये वाला उसका फॉर एग्जांपल मैंने रेफरेंस लिखा हुआ था तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब किन चीज़ों को ये इफेक्ट करती है, ये सॉरी अफेक्टेड बाय, सो फैक्टर्स अफेक्टेड बाय इट, लाइक इसी आर्टिकल में हमने आगे पढ़ा कि इनोवेशन इज अफेक्टेड बाय क्रिएटिविटी। सो अब हमने उसका रेफरेंस भी यहाँ पे दे देना है कि यहाँ पर जो है इनोवेशन जो है वो क्रिएटिविटी से इफेक्ट होता है। तो क्रिएटिविटी को क्या चीज़ इफेक्ट करती है, लीडरशिप। लीडर अच्छा होगा, इनकरेजिंग होगा, हेल्प करने वाला होगा, समझाने वाला होगा, तो क्रिएटिव पर्सन हो जाएगा। इसी तरह अगर वो पर्सन क्रिएटिव हो गया तो अब जो है वो क्रिएटिविटी आगे किन चीज़ों पे इफेक्ट कर रही है, लाइक इनोवेशन पे इफेक्ट कर रही है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी पे इफेक्ट कर रही है, और किन किन चीज़ों पे कर रही है। तो सारी नहीं लिखते, 3-4 जो भी जो है ना अवेलेबल हमारे हैंड्स में हो, जो हमारे 5 आर्टिकल्स जो भी आप निकालेंगे उनमें से आपको मिल जाएगी, तो वो आप अपने पास कोट कर सकते हैं। सो कोशिश करें कि आर्टिकल्स जो हैं वो ऐसे यहाँ से देखें जो PDF जिनके अवेलेबल हों, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है मैम, ये इसी तरह हम इन वेरिएबल्स को कॉम्बिनेशन जो है आप कॉम्बिनेशन भी कह इसी रही तरह हैं बनाएंगे, इसी बिल्कुल तरह ही ठीक सेम बनाएंगे। जी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली पहले कॉम्बिनेशन इस तीनों तरह के क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, आप दोनों को सर्च करेंगे है ना। कॉम्बिनेशन लिखने के लिए ना दोनों वेरिएबल्स का नाम डाल के सर्च करेंगे तो फिर उनसे रेलेवेंट चीजें आ जाएंगी। क्लियर मैम, इसी तरह फर्स्टली हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर मतलब इस तरह करेंगे और फिर लास्ट में हम इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको साथ करेंगे। बिल्कुल, पहले वेरिएबल्स को अलग अलग आप लिख लें एंड देन फिर उनको जो है ना वो कंबाइन करके लिख लें, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लें। मतलब पहले आप एक वेरिएबल अगर आपका है क्रिएटिविटी की हेडिंग ने उसके नीचे ये जो 6-7 बातें मैंने बताई हैं, लाइक उसकी ये मेरा मेथड है। वैसे ये सारे रिसर्चर्स का ये मेथड नहीं होता, वो तो टीचर कहते हैं कि पूरा पेपर पढ़ो, उसमें से जो समझ आया है वो समरी अपने पास लिखो, फिर उस समरी से जो इम्पोर्टेंट है वो लिखो, फिर उसमें थ्योरी ढूंढो, तो वो एक अजाब से कम नहीं है।
तो मैंने जो है ना इसको बड़ा ब्रीफली अपने लिए सेट किया और आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू दिस मेथड। अल्लाह करे कि आप लोग आगे कोई लोग जाएं, जो आगे भी पढ़ें, एमफिल करें। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इससे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि इससे जब आप लिखते हैं तो आपको ये पता होता है कि हमने आर्टिकल खोला हुआ है तो इसमें से क्या पढ़ना है। ये आर्टिकल खुलेगा, इसमें से भी हमें पता होगा कि हमने क्या चीज़ पढ़नी है। अदरवाइज आप पूरा आर्टिकल पढ़ लेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने लिखना क्या था इसमें से। ये मैम एक बहुत बड़ा। क्वेश्चन है मेरा। जी बेटा, कौन? जी जी मैम, आकाश। मैम इसका जो हम लिखेंगे ये इसी तरह से सारे जो वेरिएबल हम अलग अलग लिख के, तो फिर हम साथ साथ इनके हाइपोथेसिस भी जनरेट करते रहेंगे रिव्यू में ही, लिटरेचर रिव्यू में ही। आकाश, मैंने उधर हाइपोथेसिस की डिमांड नहीं की आपसे उस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने सिर्फ आपसे कहा है कि लिटरेचर रिव्यू करें, ताकि आपको आर्टिकल ढूंढना आ जाए, उसमें से थोड़ा सा पढ़ना आ जाए और लिखना आ जाए। ठीक है हाइपोथेसिस मैम। लिखना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह लिख लें, अगर लिख सकते हैं तो, मतलब यदि अंडरस्टैंडिंग हो जाए वेरिएबल्स की और लिटरेचर से आपको समझ आ रहा हो कि इनका आपस में एक पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है, तो फिर आप उसको हाइपोथेसिस लिख लें, कोई फर्क नहीं है। यस मैम, मतलब ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहें तो लिख ऑप्शनल है, सकते हैं ना। ऑप्शनल है। ठीक, ठीक है मुझे मैम, बस थैंक। मिनिमम 600 वर्ड्स का जो ना एक लिटरेचर व्यू चाहिए, जिसमें ये जो मैंने कंपोनेंट्स आपको बताया ना ब्रीफ, ये चीजें उसमें कवर हुई हुई हों। अब फैक्टर्स अफेक्टेड बाय इट, लाइक मैंने कहा कि इनोवेशन इज अफेक्टेड बाय क्रिएटिविटी। अब जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगी, जो सना का क्वेश्चन था कि कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की अगर अब मैं हेडिंग दे दूं ना, तो ये मेरे दो वेरिएबल्स कंबाइन हो गए हैं, ठीक है। एक मेरी हेडिंग ये थी और मेरी अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो ये है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसकी हेडिंग मैंने दे दी। जब इसकी हेडिंग देंगे तो इसके नीचे अब मैंने यहाँ पे जो है ना ये लिख दिया कि इनोवेशन जो है ना वो क्रिएटिविटी से इफेक्ट होती है। सो अब यहाँ पर मुझे जो है इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करनी है, ठीक है, कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन की आपस में दोनों की मिलाकर क्या इंपॉर्टेंस है, फिर दोनों के में फ़र्क क्या है, फिर दोनों किस तरह से इस्तेमाल हुई हुई हैं, दोनों के बारे में कोई थ्योरी है जो कहती है कि दोनों क्रिएटिविटी और इनोवेशन इकट्ठी चलती हैं। देन किस तरह से क्रिएटिविटी इनोवेशन को इफेक्ट करती है, पिछले रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं, अब मैं अपने पेपर में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करके ये लेके जाएंगे। तो ये वाला जो है ना अपने पास नोट कर लें, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, टाइप्स, थ्योरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड फैक्टर्स अफेक्टेड बाय इट। आई गेस यहाँ तक कोई क्लियर है? किसी को कोई इशू है तो वो काइंडली पूछ ले, ताकि आपकी आसानी हो जाए। रेफरेंस के ऊपर मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूंगी, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। रेफरेंस जो भी पेपर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, उसका साथ यहाँ से रेफरेंस आप लिख लीजिएगा और एपीए फॉर्मेट वाला कॉपी कर लीजिएगा। अब इनमें जो फर्स्ट नेम्स नजर आ रहे हैं ना, जैसे हेजेस है, ली है, टियान है, न्यूमैन, लिगवुड है, तो ये सारे जो है ना इनके साथ कोमा 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 और एंड वाले के से पहले एंड डाल के, कोमा डाल के और 2018 ये आपने बस लिख देना है और एंड पे रेफरेंसेस प्रोवाइड कर देने हैं, ठीक है, ये वाले। 600 words is very minimum, like 2 pages, 2.5 pages है, ज्यादा नहीं है। हाँ जी, अभी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी कोमल। मैम पूछना ये था कि जो मतलब एक आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर दूसरा आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो वो जो रेफरेंस आपने कहा था तो वो हम अलग अलग देना था, वो आपने क्या बताया था, मैं मतलब दोबारा बता दूं। कोमल, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने आर्टिकल एक आपने कहा ना, जब आप ये पढ़ लेंगे रिसर्चेस तो उसके बाद जब आप दूसरी रिसर्च पढ़ेंगे तो वो दोनों को जो है वो कंबाइन करके लिखना है या फिर अलग अलग लिखना है, वो पूछना चाह रही हूँ। देखिए कोमल, अब जैसे ये है ना कि मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, लाइक जैसे ये जो बात हो रही है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑथर 1 ने ये बात की। स्क्रीन शेयरिंग मैम नहीं है स्क्रीन मैम। शेयर नहीं हो रही मैम। ओह सॉरी, एक मिनट मैं स्टॉप करके फिर करती हूँ। ओके, अब हो रही है? यस मैम। ओके जी, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए जिस तरह अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, अब इसमें जो पहली लाइन है ना, जब जहाँ लाइन खत्म हो रही है वहां पे रेफरेंस है, यानी जो पहली लाइन है यहाँ तक
रेफरेंस नंबर 40 ने बात की है। इससे आगे जो यहाँ से लेकर नोवेल्टी से लेकर अगले रेफरेंस तक बात है ना, ये किसी और पर्सन ने की है। इससे यहाँ तक जो है ये बात जो की जा रही है अगली, ये इस 42 वाले ने की है। देन ये लास्ट वाली जो आ रही है 38 वाली, ये इसने इसको इंडोर्स किया पिछली को, क्रिएटिविटी इज रिकमेंडेड इन दिस। सो आपके अपने क्वेश्चन में ही इसका आंसर लाई कर रहा है कि आप कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन एक पर्सन की, एक ऑथर की जब बात पूरी हो जाएगी तो उसका रेफरेंस दे के बात क्लोज। अब अगले पर्सन की आप बात कर रहे हैं, अब उसके बारे में लिखें जो वो क्या कह रहा है। लेकिन अगर फिर पहले वाले के बारे में कुछ आ गया, यानी अब आप स्टोरी बिल्डिंग में पहले वाले की भी कोई बात अब नेक्स्ट भी आप डालना चाह रहे हैं, तो आप उसका अगेन रेफरेंस दे दें। लाइक अगर जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 40 वाले ने ये बात जो है ना 40 वाले ने कही थी, तो मैं इधर 40 वाले का इसको 40 कर दूंगी, तो कोई मसला नहीं है अगर दोबारा भी वो आ जाता है तो। कुछ क्लियर हुआ कोमल? ओके मैम, सही है। चलिए जी, फॉर टुडे सेशन इट इज़ फाइन। मैं बस मॉलिम पे आपकी असाइनमेंट आज अपलोड करती हूँ, और एक वीक वैसे बहुत ज़्यादा है, इट्स टू मच।